ही एक तरकीब थी जिस पर अगर वो कामयाबी से अमल कर लेती है तो गर्ल्स हॉस्टल से जासूसों को जल्द देखकर निकल सकती थी। इसने एक दो बार जबकि वो जाग रही थी, सुबह सुबह इस दूध वाले ट्रक को हॉस्टल के अहाते में आकर एक तरफ खड़े होते अपने कमरे की खिड़की में से देखा हुआ था। ट्रक में दो आदमी होते थे, एक ड्राइवर और दूसरा आदमी इसके साथ ही अगली सीट पर बैठा होता था। वो ट्रक लेकर आते थे, ट्रक को अहाते की दीवार के पास खड़ा करते थे। ट्रक के पीछे दूध के कप्पे लदे होते थे। दोनों आदमी एक कप्पा निकालकर हॉस्टल के किचन की तरफ चले जाते थे। राम दुलारी ने एक बार ये पूरा मंजर यूं ही अपने कमरे की खिड़की में खड़े खड़े देखा था और अब इसे सब कुछ याद आ गया था। जिस वक्त ड्राइवर और इसका साथी दूध के कप्पे को उठाकर किचन की तरफ जाते थे तो ट्रक के पास कोई नहीं होता था और वहां हल्का हल्का अंधेरा भी होता था। राम दुलारी ने सोचा कि वो इस वक्त ट्रक में किसी जगह छुप सकती है। इस किस्म के कई तरीके राम दुलारी को नई दिल्ली वालों ने ट्रेनिंग के दौरान सिखा रखे थे। इसने यही तरीका आजमाने का फैसला कर लिया। इस वक्त अंधेरा होता था। इसकी निगरानी करने वाले जाहिर है गर्ल्स हॉस्टल के अहाते के बाहर गेट के आसपास किसी जगह छुपकर बैठे होंगे। इन्हें खबर भी नहीं होगी। राम दुलारी को मिसेस अंजुम ने एक नया जोड़ा पहनने को दिया था। इसने वही जोड़ा पहन रखा था। राम दुलारी ने अपना पर्स खोलकर देखा। मुकुंद लाल ने जमुना दास को हलाक करने की मुहिम पर भेजते हुए राम दुलारी को जितने पैसे करेंसी नोटों की शक्ल में दिए थे वो इसके पास महफूज थे। जहरीले इंजेक्शन की सिरिंज इसने एक अलमारी के अंदर पुराने कपड़ों में छुपाकर रख दी थी। राम दुलारी ने इसे भी निकाल कर चेक किया और फिर वहीं छुपाकर रख दिया। वो कमरे की खिड़की के पास आ गई और पर्दा जरा सा हटाकर हॉस्टल के अहाते में वो जगह देखने लगी जहां सुबह के वक्त डेयरी फार्म का ट्रक आकर खड़ा होता था। इसने अपने जहन में एक नक्शा तैयार कर लिया कि इसे किस तरफ से ट्रक के पास जाना होगा। ये काम इसे बड़ी तेजी से करना था क्योंकि ट्रक ड्राइवर और इसका क्लीनर जब दूध का कप्पा उठाकर किचन में रखने जाते थे तो इन्हें ज्यादा देर नहीं लगती थी। सारी स्कीम जहन में बनाने के बाद राम दुलारी पलंग पर आकर लेट गई। दिन गुजर गया। शाम को गुल खान अकेला ही इससे मिलने आ गया। इसने पूछा, हशमत बीबी, अब तक तुम्हें कुछ न कुछ जरूर याद आ गया होगा कि इन दहशतगर्दों का मुस्तकिल ठिकाना कौन से शहर में था और किस जगह पर था। राम दुलारी ने गहरे गौर फिक्र का अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, भाई जान जी, बहुत याद करती हूँ। बस इतना ही याद आता है कि एक जंगल था, इसमें एक जगह जमीन के अंदर रास्ता जाता था। वहां इन लोगों ने अपना अड्डा बना रखा था। ये याद नहीं आ रहा कि वो कौन सा शहर था। ये लोग रेलगाड़ियों में तो सफर करते ही नहीं थे। रात के अंधेरे में बंद गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। कभी किसी के मुंह से शहर का नाम निकल जाता तो मुझे पता चल जाता कि ये फलां शहर है। मैं याद करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, कल तक शायद कुछ याद आ जाए। गुल खान कुछ देर बैठकर ये कहते हुए चला गया कि वो कल किसी वक्त फिर आ जाएगा। राम दुलारी का खाना इसके कमरे में ही एक नुकरानी लेकर आती थी। शेर खान ने मिसेस अंजुम को खास तौर पर हदायत की थी कि हशमत बीबी को हॉस्टल की दूसरी लड़कियों से मिलने का मौका ना दिया जाए। राम दुलारी खुद भी दूसरी लड़कियों से दूर ही रहती और ज्यादा वक्त अपने कमरे में ही गुजारती थी। इसने रात का खाना खाया और मिसेस अंजुम ने इसे जो छोटा क्लॉक दिया था इस पर सुबह के 4 बजे का अलार्म लगा दिया। रात के 10 बजे तक वो पलंग पर लेटी एक रसाला पढ़ती रही। इसके बाद सो गई। ठीक 4 बजे इसे अलार्म ने जगा दिया। इसने उठते ही सबसे पहले खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखा। अभी रात का अंधेरा बाकी था। इसे अहाते में कोई ट्रक दिखाई ना दिया। इसने बाथरूम में जाकर मुंह हाथ धोया, बालों में कंघी की, अपने कपड़ों को दुरुस्त किया और गहरी बादामी रंग की चादर ओढ़कर अलमारी के पास आ गई। अलमारी में से जहरीले इंजेक्शन का सिरिंज निकालकर इसे एक बार फिर अच्छी तरह से रुमाल में लपेटा और इसे अपने गिरेबान के अंदर पूरी तरह से छिपा कर रख लिया। एक बार फिर खिड़की में आकर इसने बाहर जाकर देखा। अहाता अंधेरे में खाली पड़ा था। किसी ट्रक की आवाज भी नहीं आई थी। इसने कमरे की बत्ती बुझा दी और पलंग पर बैठकर ट्रक के आने का इंतजार करने लगी। रात की तारीकी फजर की फीकी फीकी सफेदी में बदलना शुरू हो गई थी, लेकिन अभी पूरी तरह से दिन की रोशनी नहीं हुई थी। वो चाहती थी
कि ट्रक जल्दी से आ जाए और वो पिछले पहर के अंधेरे में ही वहां से निकल जाए। हॉस्टल के गेट के बाहर तैनात जासूसों की निगाहों से बचने की सिर्फ यही एक सूरत थी। क्लॉक पर 4:45 बज रहे थे कि राम दुलारी को दूर से किसी ट्रक की आवाज सुनाई दी। एक लम्हे का इंतजार किए बगैर इसने जल्दी से चादर को अच्छी तरह से अपने जिस्म के गिर्द लपेटा और आहिस्ता से दरवाजा खोलकर जीने की तरफ बढ़ी। जीने से उतरकर वो पहली मंजिल के बरामदे में आ गई। बरामदे में अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ दूसरे कोने में बाहर की जानब ऊपर एक बल्ब रोशन था। राम दुलारी जहां अंधेरा था इस तरफ से चलती हुई बरामदे के एक सतून के साथ लगकर खड़ी हो गई। वो बहुत सोच समझकर इस जगह खड़ी हुई थी। अगर ट्रक रोज की जगह पर आकर खड़ा हुआ तो वो अंधेरे में चलते हुए ट्रक के अकब में जा सकती थी। यहाँ इससे कोई नहीं देख सकता था। ट्रक की आवाज करीब आ गई थी। इसे ख्याल आया कि शायद ये कोई और ट्रक हो, लेकिन ट्रक सड़क पर आगे निकल जाने की बजाय हॉस्टल के गेट में दाखिल हो गया। इसकी बत्तियां रोशन थी। राम दुलारी सतून के पीछे हो गई। ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी सतून के ऊपर से गुजरकर दूसरी तरफ निकल गई और ट्रक अहाते की दीवार के साथ बैक होकर लग गया। इसके साथ ही ट्रक की बत्तियां बुझ गईं। ट्रक के अगले हिस्से में से 2 आदमी बाहर निकलकर इसके पीछे चले गए। दूसरे लम्हे वो दूध का कपा उठाए दोबारा नमूदार हुए। एक ने एक तरफ से और दूसरे ने दूसरी तरफ से कपे को कुंडे से पकड़ रखा था। वो हॉस्टल के किचन की तरफ चल दिए जो बरामदे के दूसरे कोने की तरफ था। राम दुलारी इसी लम्हे के इंतजार में थी। जैसे ही वो थोड़ा आगे गए, राम दुलारी खामोशी से बरामदे से उतरी और अंधेरे में से गुजरती हुई तेजी से ट्रक के पीछे आकर इसकी लटकती हुई रस्सी को पकड़कर ट्रक के पिछले हिस्से में चढ़ गई। ट्रक के अंदर बहुत से दूध के कप्पे पड़े हुए थे जिन्हें अभी दूसरी जगहों पर सप्लाई करना था। वो इन कप्पों के पीछे छुपकर बैठ गई। 3-4 मिनट बाद इसे इन आदमियों की आवाज सुनाई दी। वो वापस आ गए थे। फिर ट्रक के दोनों साइड के दरवाजों के बंद होने की आवाज आई। ट्रक का इंजन स्टार्ट हुआ और ट्रक हॉस्टल के गेट में से निकलकर दाएं जानब मुड़ गया। राम दुलारी ने कप्पों के पीछे वे छुपे छुपे हाथ जोड़कर अपने भगवान का शुक्रिया अदा किया। वो यही चाहती थी कि ट्रक दाएं जानब ही मुड़े। इसको याद था कि जब इसे शेर खान और गुल खान बंद जीप में बिठाकर सीक्रेट हेल्थ सेंटर की तरफ लेकर गए थे तो जीप हॉस्टल से निकलकर पहले दाएं तरफ मुड़ी थी और उसके 6-7 मिनट के बाद फिर दाएं जानब मुड़ी थी। इसके आगे जो निशानी इसे याद थी वो रेलवे फाटक था, मगर ये यकीन से वो नहीं कह सकती थी कि ये ट्रक आगे जाकर भी दाएं जानब मुड़ेगा। ये भी हो सकता था कि ट्रक आगे निकल जाए। अगर आगे निकल गया तो खुदा जाने वो कहाँ जाकर ठहरे और ट्रक की रफ्तार तेज हो जाए और वो उतर ना सके। कहाँ की कहाँ निकल जाए और रास्ता भी भूल जाए, क्योंकि वो इस शहर के रहने वाली नहीं थी। ट्रक की रफ्तार इतनी तेज नहीं थी। इसकी वजह यह थी कि हॉस्टल के सामने से गुजरने वाली सड़क छोटी और गैर हमवार थी। जब ट्रक हॉस्टल से काफी आगे निकल आया और राम दुलारी को यकीन हो गया कि वो हॉस्टल के बाहर इसकी निगरानी करने वाले जासूसों की जद से निकल आई है, तो वो कप्पों के पीछे से निकलकर ट्रक के पिछले हिस्से में आ गई। सुबह का नूर नमूदार हो रहा था। सड़क दूर तक खाली थी और ट्रक सड़क के खड्डों पर हल्के हल्के दचके खाता गुजर रहा था। इसकी रफ्तार ज्यादा नहीं थी। ट्रक का अकबी हिस्सा खुला था। वो बड़े गौर से सड़क की बाईं जानब देख रही थी। इसका ख्याल था कि शायद ट्रक अगले मोड़ पर दाएं जानब मुड़ जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। सड़क पर से एक छोटी सड़क निकलकर इसे अपनी बाईं जानब जाती नजर आई। ट्रक इस तरफ जाने के बजाय दूसरी जानब मुड़ गया। जैसे ही ट्रक ने दूसरी जानब मोड़ काटा, इसकी रफ्तार और धीमी हो गई। राम दुलारी ने ट्रक के पिछले हिस्से में लटकती रस्सी को पकड़ा और ट्रक में से बाहर सड़क किनारे की झाड़ियों में कूद गई। गिरते ही झाड़ियों में इसने 2-3 लड़कनियां खाईं और जल्दी से उठकर बैठ गई। ये सड़क भी पिछले पहर के धुंधलके में खाली थी। वो उठी और सड़क पर इस जगह आ गई जहां से सड़क दाएं जानब दूसरा मोड़ काटती थी। इसे इस तरफ जाना था। शायद शेर खान की जीप इसी तरफ घूमी थी। वो छोटी कच्ची सड़क पर आगे चल पड़ी। वो चादर लपेटे सड़क के किनारे किनारे तेज कदमों से चली जा रही थी। वो धड़कते हुए दिल के साथ इस इंतजार में थी कि आगे रेलवे फाटक आता है या नहीं, क्योंकि जब इसे बंद जीप में बिठाकर ले जाया गया
तो सड़क का दूसरा मोड़ घूमने के 10-15 मिनट के बाद रेलवे फाटक आ गया था। यही इसका सबूत था कि वो ठीक रास्ते पर चल रही थी। इसके दोनों जानब खेत भी थे और दूर दूर शहर की आबादी के मकान भी दिन के उभरते हुए उजाले में नजर आना शुरू हो गए थे। वो कोई आधा घंटा चलती रही होगी कि आखिर इसे कुछ फासले पर रेलवे का फाटक नजर आ गया। खुश होकर रामदुलारी ने अपनी रफ्तार तेज कर दी। एक ट्रक और एक रिक्शा इसकी मुखालिफ सिमत से आता हुआ इसके करीब से गुजर गया। सुबह हो रही थी और शहर की सड़कों की ट्रैफिक बेदार होने लगी थी। वो रेलवे फाटक अबूर करके आगे बढ़ी तो सड़क एक तरफ घूम गई, कुछ दूर जाकर दूसरी तरफ मुड़ गई। एक बस इसके पीछे से आई और आगे निकल गई। फिर इसे फजा में तेज बू महसूस हुई। ये बू इसे शेर खान वगैरह के साथ बंद जीप में जाते हुए भी आई थी और गुल खान ने इसे बताया था कि पता नहीं ये बू किस चीज की है, मगर यहाँ से गुजरते हुए अक्सर आया करती है। रामदुलारी को अच्छी तरह याद था कि ये बू 2-3 मिनट तक आती रही थी, इसके बाद बंद हो गई थी और फिर बंद जीप 2-3 जगहों पर छोटे मोड़ मुड़ने के बाद एक जगह आकर रुक गई थी और गुल खान ने यह कहकर इसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी कि वो सीक्रेट हेल्थ सेंटर पहुंच गए हैं। यहाँ आकर रामदुलारी रुक गई। इसने अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। अब सुबह हो गई थी और सूरज मशरक में दरख्तों और मकानों के पीछे से तलू हो रहा था। रामदुलारी को यह भी याद था कि इसने हेल्थ सेंटर के इस कमरे की खिड़की में से, जहां जमुना दास जेरे इलाज बिस्तर पर बेहोश पड़ा था, जरा से हटे हुए पर्दे में से दूर एक मस्जिद का मखरूती मीनार और ट्रेन गुजरती नजर आई थी। रामदुलारी की तेज निगाहें मस्जिद के मीनार को तलाश कर रही थी। दिन की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। आखिर इसे दूर एक मीनार नजर आ गया। वो इसकी तरफ चल पड़ी। वो खेतों में से गुजर रही थी। कुछ दूर चलने के बाद वो खेत की ऊंची फसल से निकली तो सामने जमीन ऊंची थी और किसी बंद की तरह मगरब से मशरक की तरफ जा रही थी। वो इसकी चढ़ाई चढ़कर ऊपर आई तो देखा कि वो रेलवे लाइन थी। इसने दूसरी जानब निगाह उठाई। इसे मस्जिद का मखरूती मीनार साफ दिखाई दे रहा था। इसने घूमकर अपनी बाईं जानब देखा। हेल्थ सेंटर की इमारत इसी तरफ होनी चाहिए थी। कुछ फासले पर इसे दरख्तों का झुंड दिखाई दिया। इसके अंदर से किसी मकान की दीवार नजर आ रही थी। वो इसकी तरफ चलने लगी। इसे यकीन हो गया कि यही वो सीक्रेट हेल्थ सेंटर है जहां इसकी आंखों पर पट्टी बांधकर इसे लाया गया था। चलते चलते वो दरख्तों के दरमियान हो गई। अब इसके सामने एक पुरानी सी एक मंजिला इमारत खड़ी थी, जिसके बाहर कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। इमारत का दरवाजा बंद था। रामदुलारी दरवाजे की तरफ बढ़ी। इसने दरवाजे को जरा सा खोलकर अंदर झांक कर देखा। सबसे पहले इसे डिटोल और दवाइयों की बू आई। इसके चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। वह अपने टारगेट पर पहुंच गई थी। यही वो हेल्थ सेंटर था जहां इसे आंखों पर स्याह पट्टी बांध कर लाया गया था। वो अंदर दाखिल होगी। ये एक राहदारी सी थी। एक बूढ़ी औरत जो नौकरानी मालूम होती थी, दोनों हाथों में एक तसला पकड़े सामने से आ रही थी। रामदुलारी खामोशी से इसके करीब से गुजर गई। इसके बाद जमुना दास के कमरे की जो सबसे बड़ी निशानी थी वो ये थी कि इसके कमरे के बाहर एक पुलिस कमांडो पहरा दे रहा था। जब वो मोड़ घूम कर राहदारी की दूसरी जानब आई तो उसने इस राहदारी को पहचान लिया। इसकी आंखों से पट्टी उतारने के बाद इस राहदारी से जमुना दास दहशतगर्द के कमरे में ले जाया गया था। इसे याद था कि यहाँ आमने सामने 3-4 कमरे ही थे और एक कमरे के बाहर जो दहशतगर्द का कमरा ही था, पुलिस का कमांडो स्टीन गन पकड़े स्टूल पर बैठा पहरा दे रहा था और जो शेर खान वगैरह को आता देखकर उठ खड़ा हुआ था। रामदुलारी ने देखा कि एक कमरे के बाहर स्टूल जरूर पड़ा था, मगर पहरा देने वाला पुलिस कमांडो गायब था। वो बड़ी हैरान हुई कि पुलिस कमांडो वहां क्यों नहीं है। जमुना दास एक खतरनाक भारतीय दहशतगर्द था और इस खुफिया हेल्थ सेंटर में इसे जबरदस्त पहरे में रखा गया था। मगर शायद रामदुलारी की किस्मत इसका साथ दे रही थी। पुलिस कमांडो इस वक्त थोड़ी देर के लिए बाथरूम चला गया था। रामदुलारी के सामने मैदान साफ था। राहदारी खाली पड़ी थी। रामदुलारी इस कमरे की तरफ बढ़ी जिसके बाहर खाली स्टूल पड़ा था। कोने वाले कमरे से एक नर्स निकली और तेज कदमों से इसके करीब से गुजर गई। इसने रामदुलारी की तरफ कोई खास तवज्जो ना दी। रामदुलारी के पास अब किसी की तरफ तवज्जो देने के लिए वक्त नहीं था। इसे अब जितनी जल्द हो सके वो काम कर डालना था।
जिसके लिए वो इतना बड़ा खतरा मोल लेकर वहां तक पहुंची थी। इसे यह भी एहसास था कि बाहर पहरा देने वाला पुलिस कमांडो किसी भी वक्त नमूदार हो सकता है। वो दहशतगर्द जमुना दास के कमरे का दरवाजा खोलकर चुपके से अंदर दाखिल हो गई। इसने देखा कि बिस्तर पर जमुना दास इसी तरह पट्टियों में बंदा बेसद पड़ा था। या वो सो रहा था या वो बेहोश था। वो कोई हरकत नहीं कर रहा था। इसकी आंखें बंद थी। इसे इस तरह ड्रिप और ऑक्सीजन लगी हुई थी। इसके सीने तक कंबल पड़ा था। अंदर आते ही रामदुलारी ने अपने गिरेबान में हाथ डालकर जहरीले इंजेक्शन का सिरिंज निकाल लिया था। अब एक एक सेकंड कीमती था, बेहद कीमती था। रामदुलारी अब एक तजर्बाकार तरबियत याफ्ता दहशतगर्द बन चुकी थी, जिन्हें यह बताया जाता था और हदायत की जाती थी कि अपने मिशन की कामयाबी और अपने ग्रोह को पकड़े जाने से बचाने के लिए अगर इन्हें अपने ही साथी को हलाक करना पड़े तो इसे फौरन मौत की नींद सुला दिया जाए। रामदुलारी ने जमुना दास के पलंग के पास जाते ही इसके बाजू पर से थोड़ा सा कंबल हटा दिया। नीचे इसका बाजू नंगा था। जहरीला सिरिंज रामदुलारी के हाथ में था। इसने फौरन सिरिंज की सुई जमुना दास के बाजू में चुभोई और सारे का सारा जहर इसके जिस्म में दाखिल कर दिया। जमुना दास के हलक से हल्की सी कराह की आवाज निकली। रामदुलारी ने सिरिंज वहीं पलंग के नीचे फेंकी और पलटकर दरवाजे के पास आकर इसका एक पट जरा सा खोलकर बाहर देखा।